सीजीआई की सख्ती का असर, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने टेके घुटने, मानी गलती। जी हाँ, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ हैं, आपको ज़रूर जानना चाहिए कि आखिर क्या हुआ है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूं। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको आप लोग एक बार ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा जो लोग पहले से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में बहुत स्पष्ट है, थंबनेल आपने देखा कि बहुत साफ थंबनेल है। आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर जो कुछ भी चल रहा है इस विषय को लेकर के, उससे आपको थोड़ा रूबरू करा देते, थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो यहाँ बता दें, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि ईडी के 2 मामले सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुए, जिनमें से एक मामला कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का था और दूसरा मामला जो था रिटायर्ड आईएएस थे उनके खिलाफ था, जो कि भूपेश बघेल के लिए काम करते थे। दोनों मामले जो थे वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुए और खारिज इसलिए हुए क्योंकि ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को साबित नहीं कर पाई थी। इसके बाद आगे जो सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि कुछ ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में ऐसे मामलों में ईडी ने हाथ डाला जिन्हें सांकेतिक अपराध कहा जाता है। यानी कि ईडी जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा करके दिखाना चाहती थी, तो उसने ऐसे मामलों में भी हाथ डाल दिया जिनको कि सांकेतिक अपराध कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर अपराध का संकेत मिलता है। अपराध वास्तविक है नहीं है ये जांच में पता चलेगा, लेकिन ऐसा संकेत मिलता है कि अपराध हुआ है। तो ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में जो है ईडी ने सांकेतिक अपराधों पर भी हाथ डाला। आगे रिपोर्ट्स कहती हैं कि किसी विभाग में दर्ज एफआईआर पर खुद के यहाँ ईडी ने एफआईआर दर्ज की, उसके बाद कार्यवाही की। देखिए, ये भी बड़ा स्पष्ट है कि किसी विभाग में कोई एफआईआर दर्ज हुई, मान लीजिए पुलिस में दर्ज होती है, मान लीजिए किसी अन्य विभाग में दर्ज होती है, तो ईडी क्या करती थी, ईडी तुरंत उस एफआईआर को देखती थी। एफआईआर के आधार पर अपने विभाग में एफआईआर जो है वो दर्ज करती थी और उस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती थी। और उस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद में ईडी जो है, जो अभी बताया गया कि सांकेतिक अपराध जो है उसको समझ के उसमें ईडी मामले को दर्ज कर देती थी और अपने यहाँ उसकी जांच करने लगती थी और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार भी ईडी कर लेती थी। आपको याद होगा झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पहले, उनके साथ में जब पिछले साल जो कुछ भी हुआ, ईडी ने किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया। ज़मीन घोटाले में उनका नाम आया और ज़मीन घोटाले में जब उनका नाम आया तो मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो उस विषय पर देखा होगा। हेमंत सोरेन पर एक ज़मीन के मामले में उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने ज़मीन जो है गलत तरीके से हथिया ली है, गलत तरीके से उन्होंने ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया है, गलत तरीके से वो ज़मीन को कब्जा करने का आरोप उन पर था और इस मामले में उनके ऊपर एक एफआईआर थी। हालांकि एफआईआर बहुत पहले से थी, एफआईआर चली आ रही थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर अपने यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज की और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, हालांकि दोबारा चुनाव जीत करके दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो वर्तमान में भी वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो हेमंत सोरेन के घर पर रांची पर दबिश दी ईडी ने। वहाँ से वो उनको नहीं मिले। इसके बाद उन्हें पता लगा कि वो दिल्ली में हैं, दिल्ली में जाके उनके आवास पर दबिश दी। हेमंत सोरेन किसी काम से वहाँ से निकल गए थे अपने घर और अखबारों में अगले दिन सोशल मीडिया पर यह खबर छपी कि हेमंत सोरेन चकमा देकर ईडी को वहाँ से फरार हो गए। इसके बाद ईडी दोबारा से झारखंड पहुंची। झारखंड पहुंचने के बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया। हालांकि जमानत जब उनकी हुई तो ईडी अपने केस को सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर पाई और केस को साबित ना कर पाने की वजह से हेमंत सोरेन की ज़मानत जो है सुप्रीम कोर्ट से हुई। इस पूरे मामले में एक चीज़ और हुई, हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ अपने राज्य में मुकदमा दर्ज करवाया कि इन्होंने आदिवासी मुझे कहा और आदिवासी समुदाय का अपमान किया। तो उसमें ईडी के जो अधिकारी थे उनकी भी पेशी जो है झारखंड में हुई। उनको भी पुलिस ने वहाँ से नोटिस जारी किए। ईडी अधिकारियों को इस पूरे मामले में लेने के देने पड़ गए थे और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को साबित वो लोग नहीं कर पाए थे। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे 150 मुकदमे हैं जिनमें कि कहेंगे सांकेतिक अपराध की श्रेणी में वो आते हैं और उन मामलों में ईडी जो है जाँच कर रही है। तो यहाँ पर जो है भाजपा विरोधियों पर जो है 95% जो है मुकदमे ईडी ने किए हैं, ऐसा जो है वो जो सचिन पायलट हैं ऐसा उनका आरोप है। तो सोशल मीडिया पर नाम केवल पायलट लिखा हुआ आ रहा है, तो ऐसा आरोप जो है वो उनका है, पायलट का। तो आप देखिए कि ये आरोप जो 95% की बात कर रहे हैं इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं,
लेकिन हम एक यहाँ पे बात कहना चाहेंगे, राहुल गांधी हों, तमाम बड़े नेता हों विपक्ष के, सब ने ये कहा कि ईडी जो है खुले मंचों से कहा चुनाव में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप देख लीजिए, उन्होंने भी कई बार कहा, राहुल गांधी ने कहा, तमाम नेताओं ने, अखिलेश यादव से लेकर तमाम पूरे देश के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि सरकार जो है ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और विरोधी नेताओं को केवल फंसाने का काम कर रही है, जानबूझकर विरोधी नेताओं को फंसाने का काम कर रही है। और आप लोग देखिए कि केस को जो है ईडी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, और ज़्यादातर जो गिरफ्तारियां हुई पिछले समय में आपने देखा ईडी की, वो या तो राजनेताओं की हुई या राजनेताओं के जो करीबी थे अधिकारी या उनके कर्मचारी, उनकी गिरफ्तारियां हुई। किसी अन्य मामले में ईडी की गिरफ्तारी जो है अगर हुई भी हो तो वो चर्चाओं में नहीं आई है, लेकिन चर्चाओं में रही राजनेताओं की गिरफ्तारी। तो ये जो आरोप हैं कि इस तरीके के कि वो फर्जी जो मुकदमे जो हैं वो लगाते हैं। राहुल गांधी ने अपने मंचों से कई बार चुनावों में कहा, अभी भी वो यदा-कदा ऐसी बातों को कह देते हैं। और अरविंद केजरीवाल का भी यही आरोप था, हेमंत सोरेन का यही आरोप था, तमाम देश के नेता हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनका भी यही आरोप था। तो इन पूरे आरोपों में जो है सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी है वो साबित करने में विफल रहती है। अक्सर सारे केसों में आप देखिए कि ईडी जो है विफल रहती है। तो ईडी के जो निदेशक हैं, ईडी के जो डायरेक्टर हैं राहुल नवीन, उन्होंने एक नई गाइडलाइन जो है ईडी के लिए जारी की है। राहुल नवीन ने एक नई गाइडलाइन ईडी के लिए जारी की है, और इस नई गाइडलाइन के मुताबिक मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि किसी केस में जो है शक के आधार पर मामला ईडी आगे नहीं बढ़ाएगी, और ये जो सांकेतिक अपराध है इस तरीके के मामले को ईडी आगे नहीं बढ़ाएगी, और ईडी जब तक ठोस पुख्ता सबूत ना हो तब तक किसी मामले को आगे इस तरीके से नहीं बढ़ाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ईडी जो है 120 बी के तहत जो है मामले को आगे बढ़ा देती है। आपराधिक साजिश का होना बहुत ज़रूरी है, आपराधिक षड्यंत्र का होना इतना ज़रूरी नहीं इस केस में। ईडी में आपराधिक साजिश का होना बहुत ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। तो आप लोग देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की भी गंभीर टिप्पणियां रही हैं, और ईडी जो है वो किस तरीके से काम करती रही है। हालांकि ईडी की आप देखेंगे, दिल्ली वाला केस हो, चाहे वो झारखंड वाला केस हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री वाला केस या झारखंड के मुख्यमंत्री वाला केस, या आप देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वाला केस, ईडी ने भी बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की, और ईडी पर भी इन प्रदेशों में जो है कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो कुल मिलाकर के ईडी का जो विपक्षी दलों का कहना है कि विपक्षी दलों के जो प्रमुख नेता हैं उनके आरोप हैं कि ईडी जो है विपक्षी नेताओं को केवल टारगेट करती है, सरकार के कहने पर सरकार की कठपुतली बनी हुई है, विपक्षी नेताओं को टारगेट करती है। उसके केस जो है सुप्रीम कोर्ट में टिकते नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य जो है वो होते नहीं है। सरकार का इस मामले में अलग कहना है, सरकार का कहना है कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी अपना काम करती है, हमारा कोई दखल उस पर नहीं रहता है। तो आप लोग सब देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या चल रहा है, बाकी हम लोग आपको बताने के लिए हैं ही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।